नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम पर, जिसे हम आमतौर पर रेरा एक्ट के नाम से जानते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चेयरमैन मध्य प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण भोपाल, जस्टिस श्री वी.एस. चौहान जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान है विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त आईएएस तथा वर्तमान में अधिवक्ता श्री योगेंद्र शर्मा जी। सर, आपका भी कार्यक्रम कानूनी सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है रेरा एक्ट, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं मकान खरीदने में, किसी प्लॉट को खरीदने में, और बाद में पता चलता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो समय पे नहीं दिया जा रहा, कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं हो रहा है, पैसे ले लिए हैं। इस तरह की कई समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं और कई बार तो लोगों का पूरा पैसा भी डूब जाता है, उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो इसके लिए रेरा में क्या प्रावधान किए गए हैं और इसमें आप किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, रेरा एक्ट आपको क्या क्या रेमेडी देता है, खास तौर से आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 075526600049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपकी जो भी इस विषय से संबंधित समस्या है उसका समाधान आप आज इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जैसा कि हमारा विषय है रेरा एक्ट, तो सर चौहान सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक्ट क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। एक्चुअली रेरा एक्ट पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद से जब ये महसूस किया गया कि रियल इस्टेट में जो प्रमोटर्स हैं वो प्रॉपर एलओटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एलओटी के साथ फ्रॉड हो रहा है, और रेरा एक्ट की आवश्यकता तब प्रतीत हुई। तो उसके अंदर दो चीज़ें रहीं। एक तो ये कि एलओटी उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा प्रमोटर्स जो कि बिल्डर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और रियल एस्टेट को प्रमोट करना। क्योंकि रियल एस्टेट को प्रमोट करना मतलब हर आदमी को घर की आवश्यकता हो, घर उसको प्राप्त हो, ये देखना। लेकिन क्या हुआ था कि जब एलओटी अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगा देता था और वो उसका प्रोजेक्ट प्रमोटर का किसी भी डिस्प्यूट में उलझ जाता था, तो एलओटी के पास क्या रेमेडी, प्रोजेक्ट को कैसे देखा जाए कि सही है नहीं। तब ये सब आवश्यकताओं को देखा गया। देखने के बाद में फिर ये स्पेशल एक्ट जो है इसको बनाया गया। तो इसका उद्देश्य जो था एलओटी के इंटरेस्ट और प्रमोटर को रियल एस्टेट के लिए प्रमोट करना था। तो इस एक्ट को सबसे पहले जो है 25 मार्च 2016 को प्रेसिडेंट की असेंट्स प्राप्त हुई, फिर उसको नोटिफिकेशन हुआ 26 मार्च को। उसके बाद जो है पूरे इंडिया में उसको लागू किया गया। फिर भिन्न भिन्न धाराएं थी, अलग अलग नोटिफिकेशन गजट के द्वारा जो है फिर से उसको अलग अलग करके उनके सारे सेक्शंस को लागू किया गया। और जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, लेकिन 30 अक्टूबर 2019 से अब वो जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जब से उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया तब के बाद से वो वहाँ भी लागू हो चुका है। सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं, काफ़ी देर से लाइन पे, हम उनका सवाल लेते हैं। भोपाल से हैं डॉक्टर हर्षल। डॉक्टर हर्षल, आपका कानूनी सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी, हमने एक फूड पार्क में 12 लाख रुपए का इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया था जी। और ये चूंकि फूड पार्क वाले हमें उसका पोजीशन नहीं दे रहे हैं जी। तो इसकी कंप्लेंट हमने थाने में भी, कलेक्टर साहब को भी की जी। है ना। अब वो ये बोल देते हैं कि हाँ साहब हम पोजीशन दे रहे हैं, मगर वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं। तो हम रेरा के ऑफिस में गए थे जो ये बोर्ड ऑफिस के पीछे है, वहां पे जो कानूनी सलाहकार बैठते हैं, लीगल एडवाइजर, वो बोले कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ये रेगुलेशन अथॉरिटी में नहीं आता है रियल एस्टेट। अब जब ये रियल एस्टेट है और रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा का ही ये फुल फॉर्म है, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए रेरा कवर करता है या नहीं करता, और करता है तो क्या ये केस हम इसमें लगा सकते हैं। जी हर्षल जी, आपके सवाल का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अच्छा, इसमें क्या है कि चूंकि वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं उसको आपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यदि वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन है तो उसको रेरा क्या करता है, रेगुलेट करता है। और अगर वो प्रोजेक्ट अलग से कुछ बनाया गया है, किसी दूसरे पर्पज से बनाया गया है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के रूप में बनाया गया है और रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है,
तो आपको इसलिए उन्होंने कहा होगा कि चूंकि ये आपका कमर्शियल प्लेट है, बिजनेस से संबंधित है, इसलिए रेरा में रजिस्टर्ड ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट के केसेज रेरा में नहीं चलेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको सलाह दी कि आप संबंधित कलेक्टर को करें। यदि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो जो भी संबंधित थाने में, पुलिस थाने में करें, या फिर जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ से उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ होगा, जहाँ से उसको कॉलोनी काटने का लाइसेंस मिला होगा, आप उस डिपार्टमेंट में करें, ये आपको सलाह दी गई होगी। अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसकी शिकायत जो है रेरा में ही होगी। जी शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे कि अगर रेरा में नहीं जा इनका मेंटेनेबल है तो फिर ये कहाँ जा सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो नेचुरली ये इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए जो प्लॉट्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा काटे जाते हैं उनके उन्होंने किसी से लिया होगा। जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी देखना पड़ेगा कि ये रेरा के आने के पहले का है। जी। और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रमोटर का या किसी उसका प्लॉट दिखता हो, वो औद्योगिक किसी संगठन या किसी के द्वारा दिया गया प्लॉट दिखता है। जी। जैसा अभी बताया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें निश्चित रूप से इनको जो इंडस्ट्रीज़ की अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी इनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर उन्होंने लिया है तो इंडस्ट्रीज़ की अथॉरिटी से परमिशन के बाद ही वो ट्रांसफ़र हुआ होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये मैं सोचता हूँ। जी डॉक्टर हर्षल, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चौहान सर, हम बात कर रहे थे कि रेरा एक्ट क्या है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे। हाँ। सर, एक और कॉलर आ गए हैं जबलपुर से लाइन पे, हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर वापस चर्चा करेंगे। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? चाहता हूँ सर आपसे कि हमने प्लाट खरीदा था, उस पर विरोधियों ने जबरदस्ती हमारे स्टे लगा दिया है, तो स्टे कैसे खत्म होगा? और जमीन हमारी है तो उससे हम खरीद बना ही नहीं सकते हैं, तो सारा काम गैर कानूनी है सर। हमारे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है सर। नहीं, आप तो ये बताएं तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा कानून है, ताकि तत्काल हमारा घर बन जाए? आपकी बड़ी कृपा होगी। अशोक जी, लाइन पे रहें अभी आप। सर, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सर पूछिए। जो स्टे मिला है, जो स्टे मिला हुआ वो क्या सिविल कोर्ट से मिला हुआ है? अशोक जी, जो स्टे मिला है विरोधी पक्षकार को, वो कहाँ से मिला है? अशोक जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? सर, लगता है संपर्क कट गया है। क्योंकि यदि कोर्ट से, सिविल कोर्ट से स्टे मिला हुआ है तो इनका लिटिगेशन सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको वहीं पे जो है किसी की लीगल सलाह लेकर के या लीगल कोई प्रैक्टिशनर है उनको इंगेज करके और अपना पक्ष वहाँ सिविल कोर्ट में ही लगाना चाहिए। जी। वहीं पे लगेगा। और यहाँ जो है रेरा एक्ट में अभी वो नहीं आएगा केस उनका। जी बिल्कुल। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि रेरा एक्ट क्या है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। हाँ, तो ये रियल एस्टेट एक्ट जब आया, तो रियल एस्टेट एक्ट आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे जी, तो जब प्रोजेक्ट को रेरा में जब से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव करा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसकी परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद में रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि रेरा एक्ट में रजिस्ट्रेशन प्रमोटर ने नहीं कराया है तो ना तो वो किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है, किसी तरह कोई प्रोस्पेक्टस जारी कर सकता है, ना ही किसी अलॉटी के ऑफर लेटर ले सकता है, और ना ही उसको अलॉटमेंट लेटर जारी कर सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि उस प्रमोटर को जब वो रेरा एक्ट के अंदर रेरा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वहाँ पे उसको सारी जानकारियाँ कि किसका प्लॉट है, कितने इसमें पार्टनर हैं, कब तक ये कंप्लीट कर देगा, इसका कब तक वो वैलिडेशन कर देगा और कब ये इसको सेल कर देगा, उसके पास वैलिड टाइटल है कि नहीं, ये सारी इंक्वायरी अथॉरिटी करते हैं। और अथॉरिटी करने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, उनको एक वेबसाइट पे उनको एक अलॉट कर देते हैं, एक नंबर दे करके अलॉट कर देते हैं, ताकि कोई भी पक्षकार जब किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करे तो वो रेरा साइट पे जाए, रेरा के साइट पे जाके नंबर डाल के उसके प्रोजेक्ट को खोले, वहाँ से पूरा डिटेल की स्टडी करे और स्टडी करने के बाद में फिर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। पहले क्या होता था, फ्रॉड हो जाता था। अब ये सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी जो है वो रेरा एक्ट में आ चुकी है। और इसके बाद भी कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर रेरा एक्ट में जो है वो सेक्शन 31 में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जी बिल्कुल, मतलब ये जो आम इंसान है, उपभोक्ता है, उनके हित के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है। शर्मा जी, इसलिए इसको बोलते हैं बेनिवोलेंट लेजिस्लेशन, ये सोशो बेनिफिशियल साइड में जो है लेजिस्लेट किया हुआ है। शर्मा जी, जैसा कि अभी चौहान सर ने बताया कि ये उपभोक्ताओं के हितों के लिए बनाया गया है,
तो यहाँ पहले से ही हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और दूसरे कानून थे उपभोक्ता हित के लिए, तो फिर इस एक्ट को अलग से बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? दोनों एक्ट में बहुत ही आधारभूत अंतर है, बिकॉज उपभोक्ता अधिनियम जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ब्रॉडर एक्ट है, उसमें सभी प्रकार के कंज्यूमर आते हैं, जितनी भी कंज्यूमर गुड्स मार्केट में है वो सभी प्रकार की आती हैं। लेकिन रेरा एक्ट में वही प्रॉपर्टी जो कि रियल एस्टेट से संबंधित हैं, जो विक्रय के लिए उपलब्ध हैं, जो सेल के लिए उपलब्ध हैं, केवल वही प्रॉपर्टी के संबंध में इसमें वो आते हैं। तो इसका स्कोप एक फोकस्ड है, एक पर्टिकुलर एक फील्ड में इसका फोकस इसका वो है प्रावधान। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं भी वो रेगुलेशन का कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे रियल एस्टेट को कोई रेगुलेट करें। रेरा एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि रियल एस्टेट को रेगुलेट भी करना, कि वो प्रॉपरली उसको विकसित करें, प्रॉपरली उसको बनाएं और उसमें जो उनको अप्रूवल्स मिले हैं उसके हिसाब से बनाएं, तो उसका एक रेगुलेट करने का भी फंक्शन है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी आज की तारीख में लगभग 30% लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं। जो प्रोजेक्शन है आने वाले वो ये है कि आगे 45 तक हो सकता है 50% लोग शहरों में रहेंगे और उसमें आवास की मांग बढ़ेगी, आवास की संख्या बढ़ेगी और उसको रेगुलेट करना और जितने भी प्रमोटर हैं उनकी कई जो इलीगल गतिविधियां जो अभी तक अक्सर देखने में आती हैं उनसे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करना, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि इसमें प्रमोटर और एलओटी दोनों के अधिकार और कर्तव्य दोनों बताए गए हैं। मतलब क्या अधिकार हैं, प्रमोटी के क्या कर्तव्य हैं, इवन एलओटीज के भी इसमें कर्तव्य बताए गए हैं। एलओटी के लिए भी इसमें ये बंधन किया गया है कि वो अपनी जो किस्तें नियत की गई हैं एग्रीमेंट में वो समय पे दे। तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच में एक बैलेंस करता हुआ और एक रियल एस्टेट एक्ट पे एरिया में, रियल एस्टेट क्षेत्र में फोकस करता हुआ एक ही एक्ट है जो आगे जिस तरीके का विकास संभावित है उसको देखते हुए ही एक्ट बनाया गया है। जी, इस बीच एक कॉलर हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंदू स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, हमारे रेगुलर दर्शक हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि भूमि खरीदने के पहले, भूमि खरीदने समय और भूमि खरीदने के बाद हमें किस प्रकार से रेरा की मदद लेनी चाहिए कि जिससे तो हम किसी विवाद में फंसे और मेरे साथ कोई फरार न होने पाए। जी देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेरा एक्ट में जो प्रोजेक्ट पंजीयत है वो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हॉलमार्क का गोल्ड होता है, वैसे रेरा एक्ट में अगर कोई प्रोजेक्ट पंजीयत हो गया तो उसके स्वत्व संबंधी सारे डॉक्यूमेंट का परीक्षण हो चुका होता है, उसके सारी जो अनुमतियां होती हैं वो लीगल हैं कि नहीं उनका परीक्षण हो चुका है, समयावधि में देगा या नहीं देगा उसका परीक्षण हो चुका है। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी संपत्ति अगर क्रय कर रहे हैं तो आप जो प्रोजेक्ट रेरा में पंजीयत है उसी के माध्यम से आप खरीदें तो आप सभी प्रकार की परेशानियों से उसमें बचे रहेंगे। बाकी अदरवाइज आप कोई खुली भूमि खरीदना चाहते हैं, केवल एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कहीं किसी भी कृषि क्षेत्र में या कहीं भी और भूमि खरीदना चाहते हैं, उसमें तो बहुत सारे कानून आ जाएंगे क्योंकि उसमें लैंड रेवेन्यू कोड भी आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ जाएगा, बहुत सारे कानून आ जाएंगे, तो उसका तो हमारे विचार क्षेत्र के बाहर का विषय हो जाएगा। जी, बिल्कुल। चौहान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा एक्ट के तहत जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि उनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है और वो किस तरह से कार्य करती हैं। हाँ, इसमें क्या है कि जो रेरा एक्ट में जब एक इन्फोर्स हुआ तो उसमें एक तो अथॉरिटी वर्ड यूज़ हुआ जी, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं न्यायिक निर्णय का अधिकारी हुआ और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बने और सेकंड अपील के लिए जो सीपीसी की धारा 100 है उसके तहत उन्होंने एक हाई कोर्ट में सेकंड अपील का प्रावधान किया। तो इस तरह से 4 अथॉरिटीज बनी हुई हैं, जिसमें से 2 इनिशियल स्टेज की हैं, अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो अथॉरिटी का काम ये है कि पूरा प्रोजेक्ट को देखेगा, प्रोजेक्ट को रेगुलेट करेगा, प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई कमियां हो रही हैं या प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके ऊपर सब पूरा सुपरवाइज करेगा और इसके बाद यदि कोई एलओटी और दोनों के बीच में कोई विवाद पैदा हुआ तो एलओटी
एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन से सेक्शन 31 के तहत फाइल करते हैं जी। तो उस पर अथॉरिटी पूरा विचार करेगा, विचार करने के बाद वो जो है उसमें बताएगा जी। कि ये प्रोजेक्ट में डायरेक्शंस उन्होंने प्रोजेक्ट प्रमोटर ने फॉलो किए कि नहीं किए, या प्रॉपर उसका जो रेगुलेशंस बनाए गए थे या जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम से उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो ये सब चीज़ें रहेंगी अथॉरिटी के काम की। जी। अब अगर यदि मान लीजिए उसने टाइम से कंप्लीट नहीं किया, अगर किसी का कोई वायलेशन किया हुआ है जो कंडीशंस का, तो जो एलओटी है उसके पास दो तरह के राइट पैदा हो जाते हैं। एक तो ये कि प्रोजेक्ट में बना रहे जी। और जितनी देर तक डिले उसको पोजीशन मिलता तब तक वो कंपनसेशन ले ले। जी। दूसरा उसका होता है कि प्रोजेक्ट से बाहर आ जाए तो रिफंड ले ले, उस पर इंटरेस्ट ले ले। जी। तो अब अगर कंपनसेशन के लिए डिसाइड करना होगा तो वो अथॉरिटी का जुरिडिक्शन थोड़ा सा अलग हट जाता है, क्योंकि अथॉरिटी का गठन होता है सेक्शन 20 में जी। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का नियुक्ति जो होती है वो होती है 71 में। जी। तो कंपनसेशन के लिए यदि वो जाना चाहता है, वो अगर यदि उसमें बना रहना चाहता है प्रोजेक्ट में और कंपनसेशन चाहता है, तो उसको जो है न्यायिक निर्णय का अधिकारी, जिसको अपन एओ कहते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उसके यहाँ आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा और फिर वो जो है कंपनसेशन को डिसाइड करेगा। 12, 14, 18, 19 सेक्शन में दिए हुए हैं, तो उस पर कंपनसेशन डिसाइड करेगा। और जब ये दोनों अथॉरिटी, माने एक अथॉरिटी और एक एडजुकेटिंग ऑफिसर, ये जो डिसीजन दे देंगे, अगर उस डिसीजन से दो पार्टी होती हैं, एक प्रमोटर और एक एलओटी, तो जो भी एग्रीड होगा वो फिर क्या करेगा कि धारा 44 में अपील फाइल करेगा। सर एक कॉलर फिर लाइन पर हैं, हाँ, जबलपुर से। हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आएंगे चर्चा पे वापस। हाँ। विनीता जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहती हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रॉपर्टी पे स्टे लिया जाता है, तो वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है और उसको स्टे कब तक मिल सकता है अगर वो मालिक भी ना हो तो? वो स्टे कहाँ से ले रहा है? स्टे सेशन कोर्ट से ले रहा है। तो सेशन मतलब सिविल कोर्ट से, क्योंकि ये मैटर जो है वो सिविल का होता है ना, तो सिविल कोर्ट में ज़्यादातर जाते हैं। तो सिविल जज, सीनियर सिविल जज, जूनियर सिविल जज है ना, जहाँ से भी हो, चूँकि वो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन है, इसलिए वो रेरा एक्ट के जुरिडिक्शन से पूरा बाहर हो जाता है। तो अगर यदि वो स्टे लेना चाहता है तो उसके लिए तो आपको कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो हैं, लीगल जो नहीं सर, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रक्रिया में स्टे वो कितने दिन तक ले सकता है, कितने समय अवधि तक? देखिए क्या है कि स्टे एक थोड़ा सा विषय से हटके है। इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था तो उसके अनुसार ये जो स्टे था 6 महीने तक आपका वैलिड रहेगा। इन केस अगर उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए फिर से पुनर्विचार नहीं किया जाता है, तो वो एशियन रिसर्फेसिंग एजेंसी वाला, रोड लाइंस वाला केस है, वो इससे थोड़ा हटके है जी। तो क्योंकि अपन इस समय रेरा एक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप ले लें। और अगर यदि मान लीजिए स्टे को फिर से मेरिट्स पे दोबारा से उसको कंटिन्यू कर देते तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा वो। हाँ, इनका एक्चुअल में सवाल ये था कि कोई व्यक्ति मालिक नहीं है तो वो कितने समय तक ले सकता है। वो एक इनका सिविल सूट जो चल रहा है ना मैडम, ये क्या हुआ कि जो रेरा एक्ट में जो कॉलोनाइजर है ना, वो कॉलोनाइजर और एलओटी के बीच का ना होकर के इनका पर्सनल टाइटल का कोई डिस्प्यूट है, बिल्कुल वो करके जो रेरा एक्ट से हटके है। जी बिल्कुल सर, ऐसा करके। बिल्कुल सर। आप अथॉरिटीज के बारे में सर बता रहे थे। हाँ, तो अथॉरिटीज में जनरली क्या होता है कि इंटरिम स्टे जो देते हैं अथॉरिटी जी, अच्छा उसका एओ का, तो उसकी अपील जो होती है धारा 44 में फिर वो फाइल करते हैं। यदि अथॉरिटी के ऑर्डर से आप असंतुष्ट हैं या एओ के ऑर्डर से असंतुष्ट हैं, तो दोनों के अगेंस्ट में जो है वो सेक्शन 44 में आप जो है अपीलेट अथॉरिटी में कर देंगे। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, सामने वाले को नोटिस देगी, फिर उसका पूरा मेरिट्स पे डिसाइड करेगी, डिसाइड करने के बाद फिर वो अपना डिसीजन देगी। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो डिसीजन दे देगी उससे भी यदि आप एग्रीड हैं तो आप 58 सेक्शन में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो वो सेक्शन 100 जो है उसके तहत जो है सीपीसी के तहत हाई कोर्ट को उन्होंने पावर दिया, मतलब सेकंड अपील के लायक जैसा वो ट्रीट करते हैं करके, फिर वहाँ से जो भी डिसीजन होगा फिर फाइनल हो गया। जी बिल्कुल। शर्मा जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि अथॉरिटीज़ इस तरह से बनाई गई हैं, तो किसी भी शिकायत को करने के लिए शिकायतकर्ता को क्या क्या दस्तावेज लगाना आवश्यक होते हैं, अपील में भी और शिकायत में भी? शिकायत में तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट हुआ है या कोई अलॉटमेंट ऑर्डर है,
और या फिर आपके जो आपने पैसा दिया है उसकी रसीदें हैं वो आपको शिकायत के साथ में लगाना पड़ती है। शिकायत को आप ऑनलाइन इसमें दर्ज करेंगे, 1000 रुपया उसमें लगता है और शिकायत दर्ज होने के बाद में उसमें नोटिस इशू होता है। दूसरा, शिकायत को प्रॉपरली ड्राफ्ट करें, उसमें प्रॉपर पार्टीज़ के नाम और एड्रेस हों। डॉक्यूमेंट्स में तो मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं कि एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है और आपकी कोई जो रसीदें हैं जो आपने भुगतान किया है, ये मेन प्रमुख दस्तावेज हैं जो उसमें शिकायत में लगाने पड़ते हैं। जहाँ तक अपील का सवाल है, ट्रिब्यूनल में, रेरा ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए, तो उसमें बेसिकली जो ऑर्डर है, चाहे वो अथॉरिटी का ऑर्डर हो और चाहे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो, दोनों ऑर्डर की आपको प्रमाणित प्रति लगानी पड़ेगी। और उसमें जो आदेश किया हुआ है उस आदेश में अगर वो मान लीजिए प्रमोटर के खिलाफ आदेश है और प्रमोटर को कुछ राशि भुगतान करने का, कुछ पेनल्टी भुगतान करने का आदेश है, तो उसका एक अमाउंट अप टू 30% तक वो उसमें जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपील की सुनवाई संभव हो सकेगी। जी सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं रेरा एक्ट के बारे में, तो रेरा एक्ट के अंतर्गत किस तरह के प्रकरण आते हैं? और एक लोगों में ये धारणा है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रकरण रेरा में नहीं लगाए जा सकते, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये खैर सही नहीं है। सरकारी एजेंसी क्या होता है, 2 तरह के प्रोजेक्ट बनाती है। एक तो प्रोजेक्ट वो बनाती है जो अपने पर्पज के लिए बनाती है और एक प्रोजेक्ट जो होता है जो कि एलओटीज के पर्पज के लिए बनाती है, कंज्यूमर्स के लिए बनाती है। तो जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट या फाइनेंशियली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, तो यदि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि भोपाल में तो भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदौर में तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, तो ये जो कंज्यूमर्स के लिए जो मकान बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं या फ्लैट बनाते हैं, तो उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। प्राइवेट प्रमोटर्स को तो है ही, उनको भी जरूरी है। वो क्या हुआ कि अगर उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं तो सेक्शन 3 है इसके लिए, फिर सेक्शन 4 में आवेदन देते हैं वो, उसके बाद वो रेरा फिर उसको विचार करके रजिस्ट्रेशन करता है। तो वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जनरल पब्लिक के लिए हैं, तो उनको रेरा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा ये होती है कि बिल्डर्स के खिलाफ ही यहाँ केस चलते हैं। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी अगर आम उपभोक्ता के लिए बनाती है तो उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी अगर मान लीजिए कि कोई डिफिशियंसी बीडीए वाले करते हैं या किसी तरह का वायलेशन करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी जो एलओटी है वो केस फाइल कर सकता है रेरा में। जी शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं रेरा एक्ट की, तो इसमें जो प्रमोटर है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे एक आम उपभोक्ता को क्या लाभ मिलता है उनके रजिस्ट्रेशन से? रजिस्ट्रेशन में बेसिकली जब कोई भी अपना प्रोजेक्ट चालू करना चाहता है तो उस प्रोजेक्ट को चालू करने के पहले उसको जो अपनी कंपनी है, अपनी पार्टनरशिप है या जो भी उसका एक यूनिट है, उसका पूरा डिटेल उसको देना पड़ता है। प्रोजेक्ट का उसमें डिटेल देना पड़ता है जिसमें लेआउट प्लान, अप्रूव लेआउट प्लान हो, अप्रूव डेवलपमेंट प्लान हो, वो सबमिट करना पड़ता है। टाइटल के पेपर्स उसमें सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे उसको सबमिट करने पड़ते हैं। और दूसरा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं। जब ऑनलाइन सबमिट होते हैं और जब रजिस्ट्रेशन उस प्रोजेक्ट का हो जाता है तो सबसे बड़ा लाभ उसका जो मिलता है वो कंज्यूमर या एलओटी को मिलता है, या जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को क्रय करना चाहता है उसको मिलता है। अगर आज मान लीजिए मैं किसी संपत्ति को क्रय करना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट में, तो मेरे को रेरा की वेबसाइट पे जा कर के उसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक डाल के उस प्रमोटर का पूरा डिटेल, उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल मेरे को उसमें मिल जाएगा। उसमें मैं देख सकता हूँ कि भाई प्रमोटर की स्थिति क्या है, कितना कमज़ोर प्रमोटर है, स्ट्रेंथन मजबूत प्रमोटर है। दूसरा, प्रोजेक्ट में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का लेआउट है कि नहीं, अप्रूव लेआउट है कि नहीं, और क्या लेआउट है उसमें, कितना गार्डन है, कितने मकान है, कितना ओपन स्पेसेस हैं, कितना उसने फैसिलिटीज़ जो ये क्लेम कर रहा है कि हम ये देंगे उसका प्रावधान है कि नहीं। जो भवन निर्माण की अनुज्ञा है वो भवन निर्माण की अनुज्ञा को भी हम देख सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल के पेपर्स, वो भी उसमें संलग्न रहते हैं। टाइटल के पेपर्स कि भाई ये जॉइंट वेंचर में कर रहा है या खुद मालिक है, तो वो सब पूरा हमको उसमें देखने का मिलता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। और ट्रांसपेरेंसी ऐसी आ जाती है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं
रजिस्ट्रेशन के पहले अथॉरिटी द्वारा उनका पूरा का पूरा एक तरीके से परीक्षण कर लिया जाता है और जब वो एकदम क्लियर होती हैं उसके बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो जो एलओटी है या जो एक कोई अपना प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो वो कम से कम इन चीज़ों से आश्वस्त होता है कि उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इवन जैसे टाइम लिमिट ही मेरे को देखना है तो उसको टाइम लिमिट तक देना पड़ता है कि हम इसमें टाइम लिमिट 3 साल में देंगे या 36 महीने में या 5 साल में देंगे, तो वो हर चीज़ उसको पता चल जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें आज की तारीख में जो देखने को मिल रहा है, रेरा एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि जो एलओटी पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए देगा, रेरा एक्ट में ये कंपलसरी कर दिया है कि 70% पैसा अलग से अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसका व्यय केवल कंस्ट्रक्शन पे ही किया जा सकेगा। पहले जितने भी प्रोजेक्ट फेल हुए हैं उनका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि एलओटी से पैसा आया, प्रमोटर ने अपना पैसा लिया अपने प्रोजेक्ट को और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, उससे लैंड खरीद ली। उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हुआ और ऐसे करके बहुत सारे इसमें जो प्रोजेक्ट हैं इसी कारण से बहुत सारे इसमें अटक गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी प्रमोटर जो टोटल कॉस्ट का 10% से ज़्यादा पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। रेरा में कोई भी प्रमोटर किसी भी एलओटी से बिना एग्रीमेंट के जब तक एग्रीमेंट नहीं कर लेता तब तक 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। तो उसमें 10% से ज़्यादा पैसा तभी देगा व्यक्ति जब उसको सारी कंडीशंस पता चल जाएंगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट वो जो दी जाएगी वो एग्रीमेंट के बाद ही दी जाएगी। पहले ये होता था कि प्रमोटर जो हैं उन्होंने 50-60% पैसा ले लिया, उसके बाद तक भी एग्रीमेंट नहीं किया। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एग्रीमेंट का लेटर है, एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है और जो अलॉटमेंट का ड्राफ्ट है वो रेरा अथॉरिटी से अप्रूव्ड होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एग्रीमेंट कभी भी जो प्रमोटर है उसके बेनिफिट के लिए नहीं हो सकता, वो इक्वल उस पर रहेगा। बल्कि उसमें ये भी प्रावधान है कि जितना पेनल्टी डिलेड पेमेंट पे एलओटी से लेगा प्रमोटर, उतना ही इंटरेस्ट, उतना ही परसेंट इंटरेस्ट उसको प्रोजेक्ट में डिले होने पे उस राशि पे उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं जिससे सारे राइट्स जो हैं एलओटीज के इसमें प्रोटेक्ट होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, इसमें जो सर ने बताया वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने क्या कि सारा का सारा जो, ऐसा नहीं है, एलओटी के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस प्रमोटर के ऊपर भी हैं। तो उनको जैसे ही उनको अलॉटमेंट लेटर होता है उसके बाद 10% जमा करने का। जैसे पहले लोग ले लेते थे, फिर प्रोमोटर्स क्या करते थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए उसका करते थे, तो 70% वाला उसको कंस्ट्रक्शन में करना और 30% वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में खर्च कर सकता है। ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। और यदि उसको जरा सा भी कोई वायलेशन करता है तो अथॉरिटी जो है उसके ऊपर निगरानी रखता है और निगरानी रखने के बाद अथॉरिटी तुरंत उसको नोटिस देके सेक्शन 7 में उसका वैलिडेशन रिवोक कर सकता है। जो उसको वैलिडेशन दिया वो उसको रिवोक कर सकता है। बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं इसमें। बहुत एलओटी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए बहुत। हम इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो शिकायत करने की समय सीमा है वो क्या है और इसका निराकरण कितने दिनों में शिकायत का किया जाता है? चौहान सर आपसे जानना चाहेंगे। इसमें शिकायत करने की तो सीमा नहीं दी हुई है। मान लीजिए कि अलॉटमेंट उसने टाइम से नहीं दिया, एलओटी ने नोटिस दिया कि आप हमको पोजीशन दीजिए, उसने कहा हम आपको 2 महीने में दे देंगे, 4 महीने में दे देंगे, तो एक जनरल परसेप्शन ये आता है कि एलओटी के दिमाग में ये आएगा कि ये प्रोजेक्ट कहीं फेल ना हो जाए या प्रमोटर ऐसा ना कर दे इसको फेल कर दे प्रोजेक्ट को। तो इसके लिए वो तुरंत क्या कहता है, अथॉरिटी में सूचित करता है। एक तो एलओटी अथॉरिटी में सूचित करता है, दूसरा अथॉरिटी भी उसको रेगुलेट करता है, अथॉरिटी भी उसके ऊपर सुपरविजन रखता है। क्योंकि क्या हुआ कि अथॉरिटी वो रजिस्टर्ड है, तो वो अगर अथॉरिटी देखता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ये इतना कंप्लीट है, तो वो क्या करते हैं कि सेक्शन 8 में जो है वो इसको खट से नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में क्या होगा कि सेक्शन 8 में जैसे वैलिडेशन पीरियड उसका खत्म हुआ, उसने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया, तो वो सेक्शन 8 का नोटिस देकर उस प्रोजेक्ट को रोक देंगे। फिर जो एलओटी एसोसिएशन है, जैसे मान लीजिए कि 100 फ्लैट्स बने हैं
तो उसमें से 50 या 60 लोग जो है जी आ चुके हैं, तो उनकी एक एसोसिएशन होगा, उनको बुलाएंगे, अथॉरिटी बुला के पूछेगा कि क्या आप इसी प्रमोटर से जी आगे कंटिन्यू करवाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन, या कोई अदर एजेंसी आप तय करना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उन्हीं को देते हैं। जी अगर वो कहते हैं कि सर, अथॉरिटी को बोल देते हैं कि आप देख लीजिए, तो अथॉरिटी उसको बुला के देखेगी कि ये आगे बना सकता है नहीं बना सकता, तो फिर उसको टाइम एक्सटेंड करती है वो बनाने के लिए। और अगर वो दिखता कि नहीं ये फेल हो रहा है प्रमोटर, तो वो किसी थर्ड एजेंसी को जो है कंस्ट्रक्शन के लिए दे देगी, और वो जो पैसा जो है इनका जो जमा है वो भी सीज कर लेगी, और साथ में एलओटी को बोलेगी अब आप फर्दर जमा करें ताकि वो नई एजेंसी काम कर सके। जी तो ये एलओटी के साथ में फ्रॉड ना कर सके कोई प्रमोटर, इसके लिए सबसे बढ़िया एक्ट है ये। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस एक्ट के आने से, उसके प्रावधानों से कोई भी व्यक्ति ठगी से बच सकता है। ठगी से बच सकता है, उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम है। बिल्कुल, अगर वो रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो। शर्मा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी शिकायत रेरा एक्ट के तहत दायर करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? इसमें प्रक्रिया जैसा मैं पहले बताया आपको, एक तो ऑनलाइन आपको दायर करनी पड़ेगी जी और ऑनलाइन दायर करने के लिए रेरा में कंप्लेंट फाइल करने के लिए प्रावधान दिया गया है। उसमें एक जो नियम है, 17 के नियम है, एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम हैं, उन नियमों में फॉर्मेट दिए हैं जी और उन फॉर्मेट में आपको कंप्लेंट ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी, ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। जी और ये फॉर्म एम जो है वो अथॉरिटी के समक्ष कंप्लेंट प्रस्तुत करने के लिए है जी और फॉर्म एन वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जी तो ये दोनों अलग अलग, जैसे साहब ने बताया, अथॉरिटी का फंक्शन जो है, रिफंड अगर किसी को चाहिए अपना, या डिलेड प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट किसी को चाहिए, जी या कहीं उसमें कोई क्वालिटी में या इसमें कोई वो है उस पर कुछ जी। उसको वो चाहिए, तो फिर वो अथॉरिटी के सामने जाएगा। अगर वो किसी भी प्रकार का कंपनसेशन चाहता है तो उसको फॉर्म एन में अपनी कंप्लेंट उसमें दर्ज करनी पड़ेगी। जी और फॉर्म एन में कंप्लेंट, फॉर्म एम और एन में कंप्लेंट दर्ज करते समय उसमें ख़ास तौर से उनको 1,000 रुपये उसमें फ़ीस का प्रावधान है, जी। जो उसी में ऑनलाइन वो फ़ीस भी कंप्यूटर पे जमा की जा सकती जी। है। अब बेसिकली उसमें कंप्लेंट दायर करते समय जो सामान्य उपभोक्ता या सामान्य एलओटी हैं, जी वो कुछ उसमें गलतियां ये करते हैं कि जिससे कंप्लेंट प्रॉपरली टेकअप नहीं हो पाती है। जी एक तो उसमें जो पार्टीज हैं उनके एड्रेस पूरे होना चाहिए, जी दूसरा उसमें जो ब्रीफ फैक्ट्स जी। हैं वो पूरे होना चाहिए, जी तीसरा आप उसमें क्या चाहते हैं, प्रेयर जी। आपकी क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप रिफंड चाहते हैं जी। या आप रिफंड विद इंटरेस्ट चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं लेकिन प्रोजेक्ट में डिले हुआ, आप उस डिले पे आप इंटरेस्ट चाहते हैं, जी तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ये चाहते हैं कि नहीं साहब प्रोजेक्ट में डिले हुआ, हम उस पर कंपनसेशन चाहते हैं, कंपनसेशन का जहाँ भी प्रश्न आएगा तो वो नीचे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में, न्याय निर्णायक अधिकारी के पास में चला जाएगा, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। बाकी जो कंप्लेंट हैं वो अथॉरिटी के लेवल पर ही वो निराकृत होंगी। तो ये सारे फैक्ट्स उसमें आपको देने पड़ेंगे, आपकी प्रेयर स्पष्ट होनी चाहिए, जी। आपको अपना मन पूरा शिकायत दर्ज करने के पहले बना लेना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कहाँ का है, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताना चाहिए। और कहीं भी प्रदेश में कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन शिकायत इसमें दर्ज की जा सकती है। जी, बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है वहीं से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। चौहान सर, जैसा कि अभी शर्मा सर ने बताया कि इसमें शिकायत के प्रावधान किए गए हैं, तो कोई भी शिकायत आने के बाद उसमें सहायता का कानून में क्या प्रावधान किया गया है, किसी कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ दिया जा सकता है इस एक्ट के तहत? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मानिए एलओटी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, रेरा रजिस्टर्ड, रेरा के अंदर रजिस्टर्ड कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद में मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट का अलॉटमेंट डेटा में लिखा कि हम 3 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, जी, और वो 3 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सेक्शन 18 में उसको ये दिया हुआ है कि वो अगर चाहे तो उसमें रिटेन करे, रहे, जी, और या चाहे तो उससे विड्रॉ कर ले। जी, अब विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, चूंकि उसमें इन्वेस्ट कर चुका पैसा, जी, तो वो पैसा रिफंड के रूप में मई इंटरेस्ट के उसको वापस मिल जाएगा। जी, तो एक तो ये रेमेडी हो गई। दूसरी रेमेडी ये कि यदि उसमें रिटेन करना चाहता है और उसको ये है कि वैलिडेशन उसका पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसने अलॉटमेंट में 3 साल लिखा था, 3 साल के अंदर नहीं कंप्लीट किया,
तो वो जब तक उसको पोजीशन नहीं मिला तब तक उसके लिए उसकी जो लॉस हो रहा है उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन के लिए आवेदन पेश कर सकता है जी। वो एओ के यहाँ पेश होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ, तो उसको कंपनसेशन मिल सकता है और उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई डिफेक्ट है जी। प्रोजेक्ट जब वो आता है तो उसमें क्या होता है कि एक तो एलओटी के जो प्रोजेक्ट है या एलओटी का जो कंपार्टमेंट है माने जो फ्लैट है या उसका प्लॉट है डेवलप कर रहे हैं नहीं कर पाया या उसको डेवलप नहीं कर पाया, तो वो व्यक्तिगत रूप से डिफेक्ट बता करके वहाँ से डायरेक्शंस ले सकता है, जो कि अथॉरिटी डायरेक्शन देगा कि आप इसको डिफेक्ट को रिमूव करें। इसके अलावा क्या होता है कि जब प्रमोटर जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसमें बहुत सी एमिनिटीज़ देता है जो कि सारे लोगों के लिए, जैसे क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, खेल का मैदान है, जिम है, तो ऐसे वो जब प्रोस्पेक्टस निकालते तो उसमें सब सुविधाएं देते हैं। तो वो क्या हुआ यदि वो सुविधाएं नहीं है तो फिर एलओटी एसोसिएशन या एलओटी खुद भी जो है वो उसके अगेंस्ट में लगा सकता है कि साहब इनको डायरेक्शंस दें कि ये सारी एमिनिटीज़ कंप्लीट करें। इसके अलावा इस एक्ट में उनको एक और फ़ायदा है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया और उसके अलावा उनको जो है कंप्लाइंस भी हो चुकी उसकी, लेकिन इसके बाद ही 5 साल तक यदि एलओटी उसके अंदर रहता है और उसको ये पता चलता है कि नहीं ये तो प्रोजेक्ट में डिफेक्ट है, या इसने जो लिफ्ट लगाई है प्रॉपर लिफ्ट नहीं लगाई है या डिफिशियंसी रखी इसके अंदर, तो उस 5 साल के अंदर भी वो रेरा एक्ट में आवेदन फाइल करके और उस डिफेक्ट को रिमूव करा सकता है उससे। तो ये इतनी रेमेडी उनको मिलती है जी। काफ़ी सारी रेमेडी दी गई हैं इस कानून के तहत आम उपभोक्ता को। शर्मा सर, इस कानून में और उपभोक्ता कानून में क्या बेसिक फ़र्क है, क्योंकि दोनों में ही संपत्ति संबंधी मामले डील किए जाते हैं? बेसिक फ़र्क तो बेसिकली जो बताया मैंने कि जो कंज्यूमर एक्ट है जी, वो कंज्यूमर एक्ट गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस को डील करता है केवल। मतलब अगर कोई भी चीज़ खरीदी आपने, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, गुणवत्ता अच्छी नहीं, और या फिर सर्विस कैसे, जैसे मान लीजिए कोई मकान बना करके दे रहा है तो वो सर्विस में आएगा। अगर बना हुआ मकान कोई दे रहा है या बेच रहा है तो वो सर्विस में नहीं आएगा। तो कंज्यूमर एक्ट में वो जो कोई अगर बना हुआ मकान बेचा और उसको अगर कोई कंज्यूमर उसमें जाना चाहे तो नहीं आ सकता, बट वो रेरा एक्ट में आ सकता है। तो स्कोप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लिमिटेड है, और जो इसका जो स्कोप है रेरा एक्ट का वो बहुत वाइड स्कोप है। इसमें आप किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी वायलेशन अगर उसने किया है प्रमोटर ने, अगर प्रमोटर ने मान लीजिए लेआउट का वायलेशन किया है, आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रमोटर ने जो डेफिशिएंसी, जैसा साहब ने बताया कि जो फैसिलिटीज़ उसको देनी चाहिए वो उसने नहीं दी, आप उसका उसमें वो कर सकते हैं। या उसने किसी भी प्रकार का कोई बैड प्रैक्टिस उसने कोई अडॉप्ट की, उसका आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे, इसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है, बहुत एरिया उसका कवर हो जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। धन्यवाद चौहान सर, आपने इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इस विषय पे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जरूरत है जागरूक रहने की। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।